इंडिया से 2.5 मिलियन लोग एवरी ईयर माइग्रेट कर रहे हैं। कनाडा में सैलरीज इतनी अच्छी नहीं है, टैक्सेस बहुत हाई हैं, हाउस प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर प्राइसेस इतने ज्यादा हैं तो क्या इंडिया में सैलरीज भी इंक्रीज हुई हैं? पर वो नहीं हुई। कल को अगर मेरी जॉब चले जाती है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी जॉब चले जाएगी, मेरे घर का एक्सपेंस कैसे चलेगा। इंडिया में एक नर्सरी की एडमिशन करवाना इतना टफ है, लाइक आप मेडिकल के एग्जाम्स दे रहे हो और आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव फ्रेग्रेंस। आई एम गीतिका और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जो कि है व्हाई पीपल आर लीविंग इंडिया। बिकॉज हमने बहुत ज्यादा नोटिस करा है रिसेंटली कि इंडिया में जितने भी हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, या तो वो कनाडा या ऐसी कंट्रीज में मूव करना चाहते हैं और या तो वो इन कंट्रीज के बारे में जानने में बहुत ही इंटरेस्टेड है। क्या प्रॉब्लम्स या क्या चीजें लोग ऐसी फेस कर रहे हैं जो लोग ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्यों ना इंडिया छोड़ दिया जाए और किसी कंट्री और में मूव कर लिया जाए। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में रीजंस क्या है। सबसे पहले तो डू यू नो, इंडिया से 2.5 मिलियन लोग एवरी ईयर माइग्रेट कर रहे हैं टू अदर कंट्रीज। नो डाउट कनाडा एक बहुत ही पॉपुलर कंट्री है जहां लोग माइग्रेट करते हैं और इंडिया में ऐसा लगता है मोस्टली लोग कनाडा ही आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इंडिया से लोग बहुत और कंट्रीज में भी जा रहे हैं, लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई एंड और भी बहुत कंट्रीज हैं जहां पे भी लोग माइग्रेट करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो अगर हम कंपेयर करें इन कंट्रीज को इंडिया के साथ तो हमें कुछ चीजें निकल के आती हैं जो हमें पता चलती हैं कि मे बी दीज आर द रीजंस जो इंडियंस के दिमाग को इम्पैक्ट करती हैं, एंड दैट्स व्हाई पीपल डोंट वांट टू लिव इन इंडिया राइट नाउ। इंडिया में हमारे अपने घर होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल सेट होती है और शायद हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, बट स्टिल ऐसे क्या पॉइंट्स हैं कि जो लोगों के दिमाग में आते हैं एंड वो सब छोड़ छाड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करने में भी इंटरेस्टेड है। इंडिया में लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कनाडा में सैलरीज इतनी अच्छी नहीं है, टैक्सेस बहुत हाई हैं, हाउस प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं और लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर भी लोग कनाडा मूव करना चाहते हैं, बी इट ऑस्ट्रेलिया। तो क्यों लोग मूव करने में इतने मजबूर हो चुके हैं? सबसे पहले तो हम अभी रिसेंटली इंडिया गए थे एंड वी वेंट टू इंडिया आफ्टर लाइक 2.5 years, और इतनी देर के बाद जाके हमें ऐसा लगा था कि इंडिया बहुत इनएक्सपेंसिव है एंड कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है। पर जब हम एक्चुअली वहां गए एंड अब हमने जब प्राइजेस कंपेयर किए तो हमें रियलाइज हुआ इंडिया अब उतना इनएक्सपेंसिव नहीं रहा। इंडिया के प्राइजेस भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। एक एवरेज फैमिली की ग्रोसरी जो शायद आज से 5 साल पहले कुछ 5,000 की होगी, तो आज वो मिनिमम टू मिनिमम 7 to 8,000 के पास आएगी। दिस इज द एक्चुअल प्राइस राइज जो इतने सालों में हो चुका है, और शायद उससे ज्यादा भी। तो अगर प्राइसेस इतने ज्यादा हैं तो क्या इंडिया में सैलरीज भी इंक्रीज हुई हैं? पर वो नहीं हुई। हमने जितने लोगों से बात करी और हमारे जितने भी नोन्स में लोग जॉब्स करते हैं या बिजनेसेस करते हैं, दे सेड कि भी बाकी चीजों में इतने इंक्रीजेस नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो दिमाग पे इम्पैक्ट डालता है दैट आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ रही है बट आपकी इनकम किसी भी सोर्स से राइज नहीं हो रही है। सो द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंसिडरेबल है। कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में यहाँ पे कल्चर है हस्बैंड वाइफ दोनों का काम करने का, और अगर आपके बच्चे टीन एज से ज्यादा है तो शायद वो भी काम करते हैं। सो यहाँ पे मल्टीपल इनकम्स होती हैं एक फैमिली की, और लोग और भी छोटे छोटे काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सो दैट वो मल्टीपल इनकम कमाए और उनके घर के एक्सपेंसेस बेयर कर हो पाए और वो कुछ सेव भी कर पाए। इसीलिए लोग यहाँ पे घर की पेमेंट्स, मॉर्गेजेस इजिली निकाल भी लेते हैं। पर इंडिया में अभी बहुत जगहों पे ये कल्चर नहीं है। मे बी दिल्ली और बॉम्बे और बड़ी सिटीज में ऐसा हो सकता है, बट मोस्टली सिटीज जो
छोटी सिटीज हैं उनमें ऐसा नहीं है, उनमें अभी भी ओनली वन ऑफ द फैमिली मेंबर वर्क्स एंड बाकी उन पे डिपेंडेंट होते हैं। मोस्ट वाइफ्स आर हाउस वाइफ्स। तो जिस वजह से क्या होता है, इनकम का सोर्स जो है वो लिमिटेड हो जाता है और एक्सपेंसेस तो उतने ही है। एक्सपेंस जब ज्यादा होता है तो उनकी सेविंग कम हो जाती है। तो आपको जब एक लिमिटेड इनकम में उतना ही एक्सपेंस करना पड़े तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वहां पे सारे के सारे एक्सपेंसेस बेयर करने के बाद कुछ भी सेविंग नहीं बचती है, देन लग्जरीज अफोर्ड करना तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये एक रीजन है जो लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट डालता है। अब अगर बात की जाए इंडिया में घरों की, तो नॉर्मली हम लोगों के घर हमारी फैमिलीज ने वहां पे बाय कर चुके हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें घर दिया था। तो अगर हम इंडिया में रह के जॉब करते हैं तो हमें एटलीस्ट घर के रेंट या उसकी मॉर्गेज की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली वो घर हमारे पास होता है। पर व्हाट इफ एनीबडी डोंट हैव देयर ओन हाउस, तो उन्हें अल्टीमेटली वहां भी घर खरीदना ही पड़ेगा। तो अगर वो वहां पे घर खरीदने तो वहां पे लोन्स इतने इजीली नहीं होते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, जो कि ऐसा कनाडा में स्पेशली नहीं है। कनाडा में अगर आपको घर लेना है तो आप जो भी आपका टोटल अमाउंट का घर है उसका सिर्फ 5% आपको डाउन पेमेंट करनी है एज बीइंग अ फर्स्ट टाइम होम बायर, एंड उसके बाद आपको सिर्फ उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट विल बी नॉट इवन अप टू 2%। आजकल जो रेट चल रहा है वो 2% से बहुत कम है, एंड दैट इज फॉर 1 ईयर। और एक साल में इतना कम इंटरेस्ट पे करते हो तो आपके लिए घर अफोर्ड करना बहुत इजी हो जाता है। अगर कनाडा में लोग मूव कर रहे हैं और आके यहाँ पे अगर आप एक बेसमेंट यूनिट और एक अपार्टमेंट रेंट करते हो तो उसका रेंट भी अप टू $2000 आता ही है। इन द सिटीज लाइक टोरंटो और वैंकूवर, इफ यू आर इन कैलगरी लाइक सिटी, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा कम हो सकता है, बट अल्टीमेटली आप कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस दे रहे हो, बिकॉज रेंट जो हम देते हैं उससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली लोग सोचते हैं कि यहाँ पे घर ले लिया जाए, बिकॉज डाउन पेमेंट आपको बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा और जो बाकी का अमाउंट आपको पे करना है, आप ऑलरेडी रेंट भी पे ही कर ही रहे थे, तो आप उतना ही उसमें थोड़ी सी अमाउंट ऐड करोगे तो आपकी मॉर्गेज की पेमेंट जाएगी, जिसमें आपका कुछ पार्ट आपकी इक्विटी भी होगी। तो अल्टीमेटली आप सारा पैसा कंज्यूम नहीं कर रहे हो, थोड़ा पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है बट बहुत सारा पैसा आपका प्रिंसिपल अमाउंट में भी जा रहा है, तो आपका अल्टीमेटली पैसा वहां पे सेव होना शुरू हो गया, बिकॉज यू आर बिल्डिंग योर इक्विटी एज वेल। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप यहाँ पे घर अफोर्ड कर सकते हो। इंडिया में ये चांसेस इसके बहुत कम हो चुके हैं। अब बात की जाए टैक्सेस की, तो नो डाउट कनाडा में टैक्सेस बहुत ज्यादा है, पर वो टैक्सेस जो हैं वो चार्ज होते हैं पीपल हु आर इन जॉब्स। तो जॉब आप करोगे तो आपका एक लेवल से ज्यादा अगर इनकम हो जाती है तो आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। तो इट्स फाइन अगर आप टैक्स पे भी कर रहे हो, तो जो टैक्स का भी टोटल अमाउंट है इट्स नॉट द कंप्लीट टैक्स अमाउंट। जो हम पूरी अपनी इनकम के ऊपर एक टैक्स का पेमेंट करते हैं उसकी एक बाइफिकेशन होती है, दैट हैव द टैक्स एंड दैट हैव द एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंड दैट हैव द कनाडा पेंशन प्लान्स। दैट कुछ अमाउंट आपका सीपीपी मतलब कि आपकी पेंशन की तरफ भी जा रहा है, कुछ अमाउंट आपका एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में भी जा रहा है। तो हम अगर टैक्स पे भी कर रहे हैं तो उसके अमाउंट में हमें कुछ सिक्योरिटी भी मिलती है। कल को अगर मेरी जॉब चले जाती है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी जॉब चले जाएगी, मेरे घर का एक्सपेंस कैसे चलेगा। ये चीज इंडिया में नहीं है। इंडिया में एक इंसान को बहुत ही टेंशन लेके ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, जिस वजह से बहुत लोग ग्रोथ करने के लिए दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, बट वो सिर्फ इसीलिए स्विच नहीं कर पाते कि अगर बाय चांस उनकी जॉब छूट गई और वो कहीं और स्विच होने पे उनको टाइम लग गया तो बीच वाले गैप में उनके घर के खर्चे नहीं चलेंगे, बिकॉज वहां पे कोई बैकअप प्लान नहीं है। अगर आप फैमिली में ओनली सिंगल अर्नर हो तो शायद आप जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं आप पूरी लाइफ वही करते रहोगे, बिकॉज आपको स्विच करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। पर ये चीज कनाडा में नहीं है। आपकी जो जॉब है वो सिक्योर्ड है। अगर मुझे आज जॉब अपनी छोड़ के कुछ नया काम करना है और अगर मुझे कुछ अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं तो मैं आराम से एक ले ऑफ ले सकती हूँ अपने एम्प्लॉयर से, दैट ओके आई डोंट वांट टू वर्क। तो मेरा एम्प्लॉयर अगर मुझे ये लिख के दे देता है ओके वी आर लेटिंग देम गो, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से मेरी एक मंथली इनकम आती रहेगी, दैट एटलीस्ट बेयर्स माय होम एक्सपेंसेस। तो मुझे एक टेंशन नहीं होती है कि भाई मेरी जॉब चले जाएगी एंड मेरे पास इनकम नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, आप स्किल्स बढ़ा सकते हो, आप अच्छी जॉब्स ले सकते हो, आप आराम से जॉब्स ढूंढ सकते हो अपना टाइम लेके। तो ये एज अ पर्सनल एडवांटेज भी बहुत बड़ा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने खुद ने पर्सनली नोटिस किया था, बिकॉज जब हम कनाडा आए थे अहान अभी स्कूल नहीं जाता था, पर अहान की एडमिशन हमें करवानी थी स्कूल में, तो हमने वहां पे लुधियाना के बहुत ही एक अच्छे स्कूल में इसकी एडमिशन करवाई थी। हमें रियलाइज हुआ इंडिया में एक नर्सरी की एडमिशन करवाना
इतना टफ है, लाइक आप मेडिकल के एग्जाम्स दे रहे हो और आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। रीजन इज बिकॉज वहां पे स्कूल्स में इतना कंपटीशन है एंड आपको इतनी चॉइसेस रखनी पड़ती है। आपका बच्चा कौन से फैंसी स्कूल में जाने वाला है, आपके बच्चे के लिए क्या मीडियम ऑफ स्टडी होगा, कौन सा बोर्ड बच्चे को सिलेक्ट करना है, एंड उसमें भी हर स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चे को रजिस्टर करके भेजना ही चाहते हैं। एक सिटी में क्या हो जाता है, कुछ बड़े स्कूल्स होते हैं जो इतने फैंसी होते हैं जहां पे हम अपना बच्चा भेजना ही चाहते हैं, और उसमें अगर 300 सीट्स होती हैं तो उसके लिए कम से कम 4 to 5,000 स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग सिर्फ नर्सरी की क्लास के लिए। तो नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए ही हमें पता हमारा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि इतना कंपटीशन इतनी छोटी क्लास के लिए, तो आगे जाके तो पता नहीं क्या होगा। एंड सेकेंडली वहां पे जो एजुकेशन है इज नॉट चीप, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और वो इतनी एक्सपेंसिव है कि आपको पर मंथ अपने छोटे से बच्चे के लिए ही 5 to 7,000 अ मंथ मिनिमम निकालना पड़ेगा। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी नॉर्मल स्कूल। अगर आप थोड़े से हाई फाई स्कूल में चले जाओगे तो वो अमाउंट 10 to 12,000 अ मंथ भी है। तो दैट मीन्स आप पर ईयर सिर्फ बच्चे की एजुकेशन के लिए कितने पैसे दे रहे हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, जो एक्स्ट्रा करिकुलम चार्जेस है या जो आप बच्चे की स्कूल सप्लाईज एंड यूनिफॉर्म इन सब पे स्पेंड करोगे। तो ओवरऑल एक बच्चे की एजुकेशन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वहां पे, और एडमिशंस इज ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी कोई भी बड़ी कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली बच्चों की सारी एजुकेशन फ्री होती है। तो एक तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, वो आपका गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, प्राइवेट में जा रहा है, पब्लिक में जा रहा है। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, क्योंकि एक कम्युनिटी का एक स्कूल होगा और आपका बच्चा वहीं जाएगा। ऑप्शंस होते हैं लाइक योर चाइल्ड कैन गो टू पब्लिक स्कूल और अ प्राइवेट स्कूल और अ कैथोलिक स्कूल, बट नॉर्मली मोस्ट बच्चे जो है वो पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं। अब उस स्कूल में जाने वाले बच्चों के फादर चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स, और चाहे मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, पर बच्चे सारे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें एडमिशन करवाने का टेंशन नहीं है। दूसरी चीज, वो स्कूल्स फ्री हैं, तो हमें उनकी +2 तक कोई टेंशन नहीं है कि उनके हाई स्कूल तक की फीस हमें कुछ भी पे करनी है, तो वो जो मर्जी हो। तो आप कितना अमाउंट यहाँ पे ही सेव कर लेते हो। अगर हमारी सैलरीज लिमिटेड भी होंगी तो भी हम कितनी चीजों में तो सेविंग ही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो डेफिनेटली लोग कंसिडर करते हैं इंडिया में व्हाइल दे डिसाइड टू माइग्रेट। अब साथ में इंडिया में एक और चीज का कल्चर स्टार्ट हो गया है, दैट इज कि इंडिया में आफ्टर हाई स्कूल किड्स डोंट वांट टू स्टे। अगर आपके पेरेंट्स नहीं माइग्रेट करते हैं तो +2 के बाद बच्चे तो डेफिनेटली मूव कर रहे हैं। तो कंट्रीज लाइक सिंगापुर और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, बच्चे वहां से इंडिया से यहाँ इन कंट्रीज में जा रहे हैं फॉर द हायर स्टडीज। उनकी जो एजुकेशन के लिए वहां पे अमाउंट लगता है वो थोड़ा नहीं होता, दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। पर अगर बच्चे मूव करना चाहते हैं तो उनके लिए पेरेंट्स वो मनी कहीं ना कहीं से अरेंज कर रहे हैं। मोस्टली लोग वहां पे स्टूडेंट लोन्स लेते हैं और अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर लोन्स लेते हैं ताकि वो बच्चों की एजुकेशन फाइनेंस कर पाए, और उनकी सेविंग्स में से वो पैसे देते हैं, पर वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब हमारे बच्चे अगर कनाडा में ही रह रहे हैं, कनाडा में ही पढ़ रहे हैं, तो उनके पास फर्स्टली कनाडा का ऑप्शन तो है, दे कैन स्टडी एनीवेयर इन कनाडा, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे बच्चों के पास एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है दैट वो यहाँ से ही पढ़ सकते हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, बिकॉज कनाडा की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंक्स में काउंट होती हैं। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप अपनी छोटी एज में ही माइग्रेट कर लो तो आपके बच्चे वहीं बड़े होंगे एंड वो वहीं पढ़ सकते हैं। फर्स्टली आप उनके हाई स्कूल तक की स्टडी पे सेव करोगे, एंड उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी की स्टडी पे भी करना पड़ जाए तो आपने बहुत सेव किया हुआ था, आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप उनके ऊपर इंश्योरेंसेस और कोई प्लान ऐसे उनके बचपन से ही कर सकते हो ताकि उनकी यूनिवर्सिटी जाने तक की एज के पास आपके पास एक अच्छा अमाउंट सेव्ड हो। तो अगर आप अच्छी अमाउंट सेव कर लेंगे तो उनकी यूनिवर्सिटी स्टडी भी डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। सेकेंडली यहाँ पे बहुत बड़ा कल्चर है कि बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडीज खुद फाइनेंस करते हैं, बिकॉज 16 to 18 ईयर्स के बाद बच्चे अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो खुद अर्न करते हैं एंड देन स्टूडेंट लोन ले लेते हैं एंड देन दे फाइनेंस देयर स्टडीज, एंड उसके बाद वो उसको पे ऑफ कर देते हैं जब वो काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टडीज इतनी टफ नहीं है, जिससे बच्चे फ्रॉम देयर बर्थ टिल देयर हाई स्कूल वैसे ही फ्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टडीज वो खुद से फाइनेंस कर सकते हैं। तो माँ बाप के ऊपर एक टेंशन नहीं है, तो माँ बाप का लाइफस्टाइल बहुत ईजी हो जाता है इससे, राइट। एंड देन एक और एडवांटेज जो कनाडा में स्पेशली है, दैट इज द कनाडा चाइल्ड केयर बेनिफिट।
जो बच्चे कनाडा के रेजिडेंट्स हैं, तो कनाडा गवर्नमेंट उन बच्चों के नाम पे कुछ अमाउंट एवरी मंथ ट्रांसफर करती है उनके पेरेंट्स को एज कनाडा चाइल्ड केयर बेनिफिट, और ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। दूसरी चीज, ये अमाउंट जो है बच्चों के लिए दिया जाता है, तो स्कूल्स तो वैसे ही फ्री हैं। उसके बाद ये अमाउंट बच्चों के 18 ईयर्स के होने तक वैसे भी मिलने वाला है, तो व्हाई नॉट टू यूज दिस अमाउंट टू प्लान देयर फ्यूचर। तो अगर आपको $200 to $300 $400 भी पर मंथ पर चाइल्ड आ रहा है, तो अगर हम इतना पैसा अगर बच्चों के लिए किसी अच्छे सेविंग प्लान में अगर इन्वेस्ट कर दें, तो ये इतना ग्रो कर लेगा बच्चों के 18 ईयर्स तक कि उनको अपने स्टूडेंट लोन्स एंड किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी स्टडीज फाइनेंस करने के लिए आराम से वहां से पैसा यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, पर ऐसा कोई बेनिफिट इंडिया में नहीं है। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है पेरेंट्स के लिए वहां पे सोचना, दैट व्हाई नॉट टू माइग्रेट नाउ। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन, इंडिया में जब हम थे तो हमने भी बेयर किया है ये चीज, एंड बहुत लोग अभी भी देख रहे हैं दैट इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम नो डाउट बहुत अच्छा हो सकता है। इंडिया में बहुत हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, पर इंडिया में हेल्थ केयर एक्सपेंसिव बहुत है। अगर आप एक नॉर्मल कोई छोटी सी सर्जरी करवाने के लिए जाते हैं, देन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। और अगर आप वो नहीं स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली अपने ऊपर हेल्थ केयर के कोई प्लान्स, कोई इंश्योरेंस प्लान्स लेके रखेंगे। तो वी डेफिनेटली रिकमेंड कि हमें इंश्योरेंसेस लेनी चाहिए, आप किसी भी कंट्री में है। पर कनाडा में ये इंश्योरेंस गवर्नमेंट ही कर देती है, हमें वो खुद से करवाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली वो इंश्योरेंस के अंडर हमें पूरी हेल्थ केयर फ्री है। तो हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा जो अमाउंट हमें हमेशा या तो अपनी इंश्योरेंस में पे करना पड़ता है, और अदरवाइज आपकी इंश्योरेंस नहीं है और अगर आपको कोई माइनर और मेजर प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, डॉक्टर्स पे जाना पड़े, तो आपका वो वाला अमाउंट स्पेंड होगा, वो स्पेंड हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। तो इंडिया में ये अमाउंट भी बहुत बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए, लेट्स से किसी को स्ट्रोक आ जाता है, तो इंडिया में दैट कॉस्ट यू नॉट लेस देन समवेयर अराउंड 10 to 15 lakhs, क्योंकि वो एक मेजर प्रॉब्लम है। पर वो चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब कुछ इन आर मेडिकल हेल्थ कार्ड्स कवर्ड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नो डाउट यहाँ पे हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स कम हैं, बट जहाँ पे इमरजेंसीज होती हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट्स होते हैं। एंड अगर बच्चों को कोई इमरजेंसी इशू है, देन आप उनको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जा सकते हो स्पेशली, तो वहां पे उनको ट्रीटमेंट भी इमरजेंसी बेसिस पे इमीडिएटली दिया जाता है। एंड जो ट्रीटमेंट भी होता है वो पूरा इलेबोरेटेड ट्रीटमेंट होता है। तो हेल्थ केयर इज नॉट बैड, हेल्थ केयर इज वेरी गुड, एंड वो अगर फ्री हो तो वो एक अनदर एडवांटेज भी है। देन उसके बाद डेफिनेटली मेडिसिन जो है वो पेड होती हैं यहाँ पे, एंड वो एक्सपेंसिव भी बहुत है। बट नॉर्मली अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, तो आपकी जॉब अगर परमानेंट है, तो आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको आपके मेडिकल की जो कवरेज है उसके अंदर मेडिसिन का कवरेज दे ही देता है। तो वो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत चार्ज आपको करते हैं, एंड आपकी इंश्योरेंस कवरेज में आपके मेडिसिन कवर हो जाते हैं। तो मेडिसिन आपकी वहां से बेयर हो जाती है, एंड जो अदरवाइज मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो वैसे ही गवर्नमेंट की इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड है। सो ये एक बहुत बड़ा कंसिडरेबल पॉइंट है जो लोग इस वजह से भी कनाडा आने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो लोगों को टेंशन होती है अपनी जॉब्स एंड बच्चों के बाद या हेल्थ के बाद, दैट इज ऑफ आर रिटायरमेंट्स। तो रिटायरमेंट का टेंशन एक बहुत बड़ा जरूरी टेंशन है। तो रिटायरमेंट के लिए इंडिया में कोई हमें एडवांटेजेस या सेविंग्स नहीं मिलती अनटिल अनलेस आप गवर्नमेंट जॉब में है, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपको एज अ पेंशन मिल जाएगी। बट अदरवाइज ऐसा नॉर्मल प्राइवेट जॉब्स और बिजनेसेस में से कोई बेनिफिट नहीं है कि आप अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर सकते हो। तो यही रीजन है इंडिया में लोग बहुत बड़ी एज तक भी काम करते रहते हैं, बिकॉज वो अपनी इनकम को छोड़ नहीं सकते हैं। तो पर ऐसा इन कंट्रीज में नहीं है। इन कंट्रीज में रिटायरमेंट पहले ही प्लान कर दी जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जो टैक्सेस हैं उसके अंदर जब हमारा टैक्स चार्ज होता है तो उसमें एक अमाउंट होता है CPP, दैट इज कैनेडा पेंशन प्लान। तो वो जो अमाउंट होता है उसमें हमारी पेंशन के लिए थोड़ा सा अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ जा रहा होता है। तो ये हमारा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है जो मेरी सैलरी में से कटेगा, एंड सेकेंडली इक्विवेलेंट अमाउंट मेरा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली डबल अमाउंट आपकी हर मंथ कुछ ना कुछ आपकी हर पे स्टब पे कुछ गवर्नमेंट को जा रही है जो कि सेव हो रही है फॉर रिटायरमेंट। वन थिंग इज दिस, देन अदर थिंग्स, अगर बाय चांस आप जॉब नहीं करते हो, आपके पास और ऑप्शंस नहीं है टू गेट द पेंशन इन फ्यूचर, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट जो है आपको देती ही देती है इन केस आपने CPP में कंट्रीब्यूट नहीं भी किया होता। तो ऐसी चीजों में है, एक है OAS, दैट इज
ओल्ड एज सिक्योरिटी एंड दूसरी चीज है GIS, दैट इज गारंटी इनकम सप्लीमेंट। तो ये जो होती है ये भी आपकी इनकम सप्लीमेंट्स होती हैं व्हेन यू रीच द एज ऑफ 65। तो आप जब रिटायर होगे उसके बाद ही आपको एक पर्टिकुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगी जो एज आपके लिए इनकम सब्स्टिट्यूट होगा, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग और इवन इफ आपने CPP में कंट्रीब्यूट भी नहीं किया हो तो भी आपको ये चीज मिलती ही मिलती है। अब ये अमाउंट बहुत ज्यादा तो नहीं होती है डेफिनेटली, बट द थिंग इज कि आपको एट द योर रिटायरमेंट आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं, पर एक फ्री इनकम है जो गवर्नमेंट आपकी बेसिकली 65 के बाद आपका फ्यूचर सिक्योर कर रही है, जो जिसके लिए मुझे कुछ स्पेशली करना भी नहीं पड़ा और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपना रिटायरमेंट ले सकती हूँ और मुझे काम करने की और जरूरत नहीं है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रीजन बन चुका है दैट इज द लाइफस्टाइल। तो मैं नहीं कहूंगी कि इंडिया में लोगों का लाइफस्टाइल पुअर है, इंडिया में लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। इंडिया में कुछ सिटीज में कहें तो वो वर्ल्ड की सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है। बट व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट? इंडिया में एयर क्वालिटी इतना खराब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं कोई बड़ी कंट्रीज के साथ। तो अगर मैं सिर्फ कनाडा की बात करूं तो कनाडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने 6 to 7 से ज्यादा कभी देखा ही नहीं है। एंड इंडिया में एक बहुत ही अच्छे दिन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो more than 100 होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इंडिया बहुत पोल्यूटेड है एंड बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन वहां पे इतनी सारी और प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि पॉल्यूशन बहुत तरह का इंक्रीज हो गया, तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल पाती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनको लोग डेफिनेटली कंसिडर करते हैं व्हेन दे मेक देयर माइंड दैट दे वांट टू लिव इन इंडिया और नो। सो जब आप इन सारे पॉइंट्स को एक क्रक्स में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इन सारे पॉइंट्स में इंडिया पे सारे क्रॉस है एंड बाकी सारे दूसरी जो कंट्रीज हैं वो सब विन हो रही हैं बाकी पॉइंट्स में। तो लोग श्योरली कंसिडर करते हैं कि ओके नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लिव इन इंडिया। सो दीज आर सम रीजंस व्हाई पीपल आर लीविंग इंडिया एंड बाकी की कंट्रीज में माइग्रेट करने का सोच रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है। हम ऐसी ही और वीडियोस लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।